नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान, जो कि यूपीएससी जीएस का सबसे बड़ा आपका जो है ये पोर्शन है। इससे लगभग आपके 16 to 18 क्वेश्चन तक आपके जो है आते हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे पिछली बार 22 सेट बने थे, तो इस बार मैं मान के चलता हूँ लगभग 30 सेट के करीब जाएगा। तो 30 सेट में आपके किसी में 15 भी हो सकते हैं, किसी में 18 भी हो सकते हैं, किसी में 14 भी हो सकते हैं, बट जो वेटेज है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 15 to 18 के बीच का आपका रहता है। तो देखिए संविधान तो बहुत बड़ा है, तो लेकिन जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं या जो लोग तैयारी कर चुके हैं, उनको किस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा फोकस रखना है ये आपको मैं इसमें बताऊंगा। और आप जो है अगर पूरे अपने संविधान की तैयारी करें या जीएस की तैयारी करें, तो मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम आपके कॉन्सेप्ट जहाँ पर आप क्रिएट करें अपने, उनमें ये टॉपिक्स जो आपके सम्मिलित होना चाहिए। एक एक करके बात करेंगे सारे टॉपिकों की। देखिए सबसे पहला टॉपिक हम बात कर लेते हैं एफआर। एफआर मतलब फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स भाई, मूल कर्तव्य कितने होते हैं, मूल कर्तव्यों में क्या क्या चीज़ें आती हैं, 12 से लेके और आपका आगे तक जितने भी मूल कर्तव्य हैं आपके, वो सारे के सारे आपको जो है याद करने हैं। ठीक है, आर्टिकल 12 में क्या दे रखा है, आर्टिकल 13 में क्या दे रखा है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 जितने भी आगे हैं सारे आपको कंठस्थ होने चाहिए। मतलब इसमें आपको क्या करना है, इसमें कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट, मतलब आपको बाकायदा ये भी पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स किस आर्टिकल में कौन सा दे रखा है। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है वो, ठीक है। तो आपको जो है प्रॉपर तरीके से जितने भी उसमें जो है कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, कि वो सारे आपको जो है उसमें आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक, तो फंडामेंटल राइट्स है पहला। सेकंड है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपको बहुत ही नॉर्मल तरीके से रीड करना है। कैसे रीड करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या फंडामेंटल ड्यूटी। देखिए वो स्टेटमेंट में ऐसा दे देगा कि भारतीय संविधान के शुरुआत से ही मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के एक अंग था। ठीक है, सेकंड में वो कुछ और स्टेटमेंट डाल देगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपका ये बना कि भारतीय संविधान में संविधान के शुरुआत से ही जो है मूल कर्तव्य सम्मिलित था, तो ये गलत हो गया। किस जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है वो सम्मिलित किया गया, ये आपको पता करना है। कौन सी समिति थी और कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें क्या है, इसमें लोगों के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो होती है कि भाई 51 A B C D E F G H I J K बहुत काफ़ी सारे दे रखे हैं। उसमें आपको ABCD याद नहीं करना है, आपको ये याद करना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं। आर्टिकल्स पे मत जाइए आप वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पर आपको जाना है किसमें, आपको जैसे कि मान लीजिए वो ये कह देगा कि निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। अब उसमें से एक स्टेटमेंट ऐसे लिखा होगा कि भाई जो है पंचायत उसका आपका समान नागरिक संहिता को बनाना, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, ये क्या है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, थर्ड जो आपका जो आप ऑप्शन जो टॉपिक है वो है आपका DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये है, यह आपको पता होना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अमेंडमेंट द्वारा कौन से लाए गए हैं, शुरुआत से कौन से हैं, अमेंडमेंट द्वारा कौन से लाए गए और शुरुआत से कौन से थे, और कौन कौन से आपके जो है DPSP हैं। इसमें आपको अंदर नहीं घुसना है, इसमें आपको सतही तरीके से, देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ और DPSP ये दोनों फैक्चुअल नॉलेज वाले हैं। आपको एक एक DPSP जो है पता होना चाहिए। विश्वास मानिए दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में लोग इतना फंडामेंटल ड्यूटीज़ और DPSP में लोग इतना गलती करते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि कौन सा टॉपिक जो है फंडामेंटल ड्यूटी में दे रखा है, कौन सा टॉपिक DPSP में दे रखा है। आप लोगों को क्या करना है, एक A4 साइज चार्ट बनाइए, उसको A4 साइज चार्ट को आपको 3 भागों में डिवाइड करना है। एक ही पेज को 3 भागों में डिवाइड करना है। फंडामेंटल राइट्स को सारे फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू एजुकेशन सारे लिख लीजिए बाकायदा आर्टिकल के साथ। उसके साथ आपको क्या करना है, सेकंड कॉलम में जाएगा आपका DPSP को भी आप प्रॉपर तरीके से सारी DPSP को तैयारी कर लीजिए। और थर्ड आपका आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है सारी आपको पता लगनी चाहिए, और उसको अपनी मेज के सामने को चस्पा कर लीजिए। जब भी बैठें ये तीनों को आपको ध्यान रखना चाहिए कि हाँ कौन कौन सी दे रखी हैं उसमें। आप विश्वास मानिए कभी कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। क्वेश्चन बहुत सिली क्वेश्चन होता है, ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन होता है, जिसमें सिंपल ये दे दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा जो है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, DPSP नहीं है। ठीक, ये 3 आपको जो है बहुत अच्छे से कर लेना है। चौथा जो टॉपिक आ रहा है आपका, चौथा टॉपिक आपका केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध और
ये पूरा एक ही टॉपिक है। और अंतर्राज्यीय संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केंद्र राज्य संबंधियों में आपको ये पता होना चाहिए कि वित्तीय संबंध कौन से हैं, वैधानिक संबंध कौन से हैं, जिसको हम विधायी संबंध बोलते हैं, ठीक है। और आपका जो है इस जो 2-3 टॉपिक आपके उसमें दे रखे हैं, प्रशासनिक संबंध कौन कौन से होते हैं, ये 3 तरीके के संबंध जो हैं आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से? केंद्र राज्य संबंधों में वित्तीय हो गया कि भाई केंद्र और राज्य में वित्तीय संबंध, आपके वैधानिक संबंध, और आपका जो है प्रशासनिक संबंध। ये 3 संबंधों को आपको पता करना है। अंतर्राज्यीय संबंध, इंटर स्टेट, मतलब केंद्र राज्य क्या हो गया, केंद्र और राज्य के बीच में। अंतर्राज्यीय क्या हो गया, राज्य और राज्यों के बीच में कैसा संबंध रहता है, ये आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। 5th है आपका, और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जितने भी टॉपिक हैं इनके आपको आर्टिकल्स भी याद होने चाहिए सारे, ठीक है। इसके बाद है आपका संसद व राज्य विधानमंडल। अब आप लोगों में से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ये कहेंगे सर ये तो दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। नहीं, संसद बड़ा है, राज्य विधानमंडल में 70 to 80% बिल्कुल संसद, भाई क्या है, संसद जो है वो पूरे भारत के लिए विधि बनाता है, उसका छोटा रूप क्या हो गया, राज्यों के लिए विधानमंडल हो गया। राज्य में जो जिस तरीके से जो आपकी विधानसभा विधान परिषद होती हैं, वैसे आपकी जो है जो नेशनल लेवल पे है वो कौन कौन सी हैं, वो आपका जो है आपका राज्यसभा और लोकसभा है। काम अगर आप देखेंगे तो बहुत ही हल्का चेंजिंग है, ज़्यादातर काम आपका बिल्कुल सेम है। तो जो चेंजिंग है वो आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि आप संसद के काम को और राज्य विधानमंडल के काम को बाइफरकेट कर सके, मतलब उसके बीच में जो है आप पता कर सके कि क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। 6th आपका टॉपिक जो जा रहा है, 6th आपका टॉपिक है राष्ट्रपति व राज्यपाल। ये दोनों भी बहुत ही कॉमन टॉपिक हैं भाई। जिस तरीके से राष्ट्रपति केंद्र के रूप में मतलब ऑल ओवर इंडिया के लिए काम करता है, उसी तरीके से हूबहू वैसा ही जो है लगभग आपका राज्यपाल स्टेट में रहता है, ठीक है ना भाई। दोनों में जो है, दोनों की कौन कौन सी प्रक्रियाएं सेम हैं, कौन कौन सी अलग हैं, ठीक है। क्षमादंड की कौन सी प्रक्रिया सेम है, वित्तीय कौन सी प्रक्रिया सेम है, और विधायी कौन सी प्रक्रिया सेम है, क्या कर सकता है राज्यपाल के पास, क्यों कहा जाता है पावर उसके पास ज़्यादा रहती हैं, ठीक है ना। कंपेरेटिव, जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं राष्ट्रपति तो बहुत बड़ा होता है। देखिए पावर्स की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रपति की पावर्स जो है वो बंधी हुई हैं, वो पूरी तरीके से जो है केंद्र सरकार के या फिर जो गवर्नमेंट होती है उसके अंडर चलता है वो। इन केस अगर मान लीजिए आपका जो है अगर सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं है, अगर सरकार को बहुमत प्राप्त है तो राष्ट्रपति मतलब वैसा ही काम करेगा जैसा कि उसको जो है मंत्रिमंडल जो है वो बोलेगा। राज्यपाल के क्या स्थान नहीं है, राज्यपाल के पास जो है उसके पास आर्बिट्रेरी पावर बहुत सारी है, मतलब उसके पास स्वेच्छाचारी शक्तियाँ राष्ट्रपति से ज़्यादा हैं। राष्ट्रपति के पास तो आप ढूंढोगे ना बहुत अच्छे से तभी एक आध मिलेगी। राज्यपाल के पास तो बाकायदा एक टॉपिक है कि राज्यपाल की स्वेच्छाचारी शक्तियाँ। सबसे बड़ी शक्ति तो राज्यपाल के पास यही है कि राज्यपाल को राज्य की विधानसभा या राज्य के विधान वो जो आपका सीएम और उसके जो मंत्रिमंडल होता है उसको नहीं बताना पड़ता है कि वो कौन सा जो है आपका जो है विधेयक जो है वो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख रहा है नहीं रख रहा, उसको नहीं बताना पड़ता। उसको लगता है तो वो कर देगा, वो राष्ट्रपति के लिए जो है वो विधेयक जो है भेज देगा वो। 7th आपका टॉपिक है, 7th आपका टॉपिक है आपातकाल। आपातकाल को आपको बहुत अच्छे से कर लेना। 3 आपातकाल है, क्वेश्चन आपके ज़्यादातर बनने के चांसेस रहते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, आपका जो है प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, और आपका वित्तीय आपातकाल क्या होता है। बहुत सारे बच्चे राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल में कंफ्यूज हो जाते हैं वो, ठीक है। वो ये लगता है कि राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल सेम है, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। और 8th आपका पॉइंट जो है 8th आपका हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। दोनों की प्रक्रिया लमसम सेम है, एससी पावर ज़्यादा है लेकिन एचसी के पास जो है वो भी पावर अच्छी खासी रहती है। दोनों में कंपैरिजन क्या है, दोनों को किस तरीके से आप बाइफरकेट करेंगे, अलग अलग क्या चीज़ ऐसी है जो हाई कोर्ट के पास है सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। क्यों कहा जाता है कि जो रिट संबंधी पावर होती है वो हाई कोर्ट की ज़्यादा होती है सुप्रीम कोर्ट से। आप लोग ये कहेंगे कि नहीं सर सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बड़ा है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए देखता है, लेकिन रिट की पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास कम है कंपैरेटिव टू हाई कोर्ट्स। क्यों कम है ये अपने नोट्स में देखिए, या फिर जहाँ से आप पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वहाँ से देखिए। 9th क्वेश्चन जो है 9th आपका टॉपिक है वो है आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे फेवरेट टॉपिक। मतलब मैं कहता हूँ यूपीएससी, आईएएस, यूपी पीसीएस
नीचे तक आप एग्जाम लिख ले, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा फेवरेट रहता है। कौन सा टॉपिक? टॉपिक आपका पंचायती राज। मतलब इससे आपका क्वेश्चन देता ही देता है, वो एक क्वेश्चन आपको पंचायती राज से हर सेट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। पंचायती राज अगर वो थोड़ा घुमाएंगे तो उससे साथ नगर निगम कर देंगे, क्योंकि दोनों के काम जो है लगभग सेम है भाई। पंचायती राज जो है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि में काम करता है, और नगर निगम जो है वो नगर निगम या नगर पालिका जो है वो आपकी शहरी पृष्ठभूमि में काम करती हैं। तो ये आपको कौन सी समिति थी, क्या था, कितने तरीके के आपका नगर निगम होते हैं, या कितने तरीके के जो है सोसाइटीज़ होती हैं, सब इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। 10th एंड लास्ट जो है वो आपका संवैधानिक निकाय। देखिए संवैधानिक निकाय आपको छोड़ के नहीं जाने, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं। मुझे लगता है कि अगर आप एक दिन बैठेंगे ना 2-4 घंटे के लिए, तो सारे संवैधानिक निकाय को एक साथ आप जो निपटा देंगे। क्या है भाई, कितनी एज रहती है, सर्विस रूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको उसमें पता, कौन से आर्टिकल में दे रखा है। ये संवैधानिक निकाय, वैसे तो इसमें तोड़ेंगे तो 10-12 संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज निकलेंगी, लेकिन आपको इनको एक तरीके से पढ़ना है। टॉपिक पूरा संवैधानिक निकाय ही रहेगा, ठीक है। तो संवैधानिक निकाय में आपको कोई भी नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन संवैधानिक निकाय से आना 100% आता है एक सेट में। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे सर संविधान तो पूरा इंपॉर्टेंट है ना। मैं बात कर रहा हूँ आपको फोकस किस पे सबसे ज़्यादा करना है, या कोई नया लड़का है जिसको कि जो बिल्कुल अभी कूद रहा है एग्जाम में तैयारी में, उसको कहाँ आपको फोकस करना है। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा फोकस, पढ़ना पूरा संविधान है लेकिन फोकस सबसे ज़्यादा यहाँ करना है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी यहीं से क्वेश्चन घुमाता है, वो हमेशा यहीं से घुमाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो 200 टॉपिक थे ये हो गए। बाकी जो लोग सबसे ज़्यादा जीएस में परेशान हैं, आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब अगर आप लगातार पढ़ेंगे आराम से 10 से 12 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं, बहुत छोटी छोटी क्लासेस, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। उसमें भी संविधान, मूल विधि और अर्थव्यवस्था की जो है वो रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी पीडीएफ नोट्स के साथ। बाकी इतिहास, भूगोल, कंप्यूटर, पर्यावरण, साइंस, करंट अफेयर सबकी पीडीएफ्स मिलती हैं। बहुत ही सेलेक्टेड आपका चीज़ें इसमें दी जाती हैं। अगर आप कर चुके हैं तो रिवीजन के पर्पज से ले सकते हैं, और आप नहीं कर चुके हैं तो वैसे ले सकते हैं, और आप बिल्कुल नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, कमेंट में अपना जो है दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप आराम से जो है स्किप कर सकते हैं वीडियोज़ को, ठीक। 2 नंबर दे रखे हैं, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल आप ले सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों आपके ये जो टॉपिक हैं इनको आप मेरी माने तो आप जो है ज़रूर फोकसली अच्छे तरीके से आप लोग कर लेना। धन्यवाद।